हम्म, हाँ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो गलत ही बोल रहे थे। अगर मैं राइट साइड जा रहा हूं तो फ्रिक्शन किधर है? आगे, ठीक है ना? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट थे ना। हाँ, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे थे तो इसलिए पता नहीं चला। बल्कि हाँ, जो आंसर दे रहे थे तो उन पे ध्यान जा रहा था, थोड़े लोग थे, ठीक है। वो आप सब ही थे जो आंसर सही दे रहे थे, आई थिंक सो। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो गलत आंसर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर राइट साइड जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन होगी वो भी राइट साइड तो नहीं बल्कि लेफ्ट साइड होगी, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड जा रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिस रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन हो जाएगा राइट साइड जा रहा है तो उसके ऑपोजिट। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा है वो एक्चुअल में फ्रिक्शन की वजह से ही जा रहा है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टेस्ट जो है कितने स्टूडेंट्स ने दिया, हैंड रेस करिए भाई। तो 1 2 3 4, ये देखिए, जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर ये बाकी जैसे एयर बैच है उसके अंदर नॉर्मल बैचेस के अंदर क्या फर्क होता है? फैकल्टी सेम, असाइनमेंट सेम। हाँ, मतलब वो असाइनमेंट में ही आ गया सब कुछ। फर्क पता क्या है, यही है। अगर ये एयर बैच में मैं ऑलरेडी जैसे करवाता ही हूँ, तो उसमें हैंड क्या करते हैं सभी स्टूडेंट कि टेस्ट के लिए सर ने बोला है, वेडनेसडे को टेस्ट होना है तो होना है भाई। ऑनलाइन नहीं होना था तो घर पे बैठ के आप दे देते, उसमें क्या था? तो ये डेडिकेशन डिटर्मिनेशन लेके आने पड़े। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सर डांस बहुत ज्यादा कर लिया, तो 8 बजे तो फ्री हो गए होंगे। 8 बजे के बाद तो अलाउड ही नहीं था। हाँ, तो सुबह जल्दी उठे होंगे, और कल का जो है पूरा दिन था, सॉरी आज का पूरा दिन था आपके पास। अगर क्या कह रहे हैं जल्दी सो गए तो जल्दी उठे भी तो होंगे। तो वही है बहाने, एक्सक्यूसाइटस। ठीक है, वो जो जैसे आपको कहानी बताई थी कि बच्चा कह रहा कि ये हो गया तो कोविड हो गया, मैं कहा चलो भाई अपना दिखाओ जरा डिजिटल वेलबिंग। तो उसमें जो है पूरा का पूरा पता चल जाता है कि कहाँ पर जो है टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है आपकी। अच्छा, टेस्ट में ना, हाँ ठीक है, ऐप पे भी डाल देते हैं, बोल देता हूँ अभी। लेकिन उसमें क्या है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। रीजन बीइंग कि थोड़ा मतलब उसमें मेल डालनी पड़ती है एक, और फिर मेल डालते हैं, फिर उसके बाद उसका फिर मेल जो है उसका फिर एक तो कह लीजिए क्या कहते हैं उसे, नहीं अप्रूवल तो नहीं, मतलब ट्रैक करना पड़ता है कि भैया हुआ कि नहीं हुआ, वो कहेंगे हो गया। तो थोड़ा सा टाइम उसमें लग सकता है, बट वो क्विज जो है ऐप में भी डाल देते हैं। हाँ, तो कर लेते हैं आज, ठीक है ना? तो चले फिर इंतजार किस बात का, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप जहां पर भी बैठे रहिए और मेरे साथ लेक्चर को स्टार्ट कर दीजिए। कह दीजिए क्या? जय लॉजिक, हमेशा लॉजिक लगाते रहें। सो लेक्चर नंबर कौन सा, 3 कि 2? 2। तो पेपर डिस्कस करना है। बाकी होमवर्क में क्या था, पेपर डिस्कशन के साथ एक तो था लॉज ऑफ मोशन का क्विज। तो आज ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही देखिए कम है, आप खुद ही देखिए 4 बच्चे, तो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 4 स्टूडेंट। मतलब आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर जैसे 4 स्टूडेंट्स को आपको अलग कर दिया, तो इतनी सारी जनता देखो करते ही नहीं है, क्विज ही नहीं अटेम्प्ट लेके आती। एयर के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। मतलब ऑब्वियस ऐसे पूछने की जरूरत भी नहीं है कि भैया टेस्ट दिया था कि नहीं दिया था, ऑब्वियस है कि टेस्ट दिया था, टेस्ट बोला था तो टेस्ट दिया था। तो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन, इसमें फर्क आता है, ठीक है। वो लेके आनी है कि हाँ सर, जिस टाइम पर क्लास रखनी है रेडी, जितनी देर की क्लास रखनी है रेडी, जितने क्विज रखने हैं रेडी, ठीक है ना? तो इस तरह से होना चाहिए, फॉलो करना, मतलब कि सुबह उठ के जो है ब्रश करते समय रिवीजन, तो सारे के सारे जो है फॉर्मूले पता होने चाहिए। इसी बात पे बता दो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? अरे हाँ, क्या? अगर एक वेक्टर का एंगल अल्फा बीटा गामा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। हाँ 1। आप क्या कह रहे थे वैसे पहले? नहीं, ठीक है।
तो चलिए डिस्कस करना है, लेकिन पहले थोड़ी सी थ्योरी, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर 1 डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, हमने अभी जस्ट स्टार्ट ही करा है। कोई ऐसा स्टूडेंट, मेधावी छात्र, जिसने लास्ट लेक्चर जो वर्क पावर एनर्जी का था, यानी लेक्चर नंबर 1 मिस करा हो? हाँ, आए थे। अगर मिस करा है तो लेक्चर देखा कि नहीं देखा, वो जरूरी है। हाँ भाई, सभी ने लेक्चर देखा है। तो व्हाट इज वर्क? चलो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पॉजिटिव वर्क का मतलब है एनर्जी देना, नेगेटिव वर्क का मतलब है एनर्जी निकाल लेना, ठीक है ना। जीरो वर्क मतलब कोई एनर्जी मत दीजिए, ठीक है। जैसे मून की अगर हम बात करें, तो मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ जो फोर्स लगा रही है उसका वर्क डन कितना आएगा? हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सही कह रहे हैं। कितनी वैल्यू क्या आएगी उसकी? mc² माइनस m0c²। कितनी आएगी भाई? वर्क डन जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो स्पीड है मून की वो तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है? जीरो। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो फोर्स लग रही है मून पर, वो हमेशा अर्थ की तरफ लग रही है। तो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है, जैसे देखिए अर्थ है और कहां पर है मून, यहां पर कहीं पर मून मान लेते हैं। तो मून पर जो फोर्स लग रही है अर्थ के द्वारा, वो कुछ ऐसे लग रही है। और मून की हल्की सी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो ऐसी है। तो ये रहा फोर्स, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो डी डब्ल्यू क्या होता है? एफ डॉट क्या? डी एस। तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो ये जीरो ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जीरो ही आ रहा है, और वर्क डन जो है जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, और इसलिए कांस्टेंट स्पीड से जो है मून घूमता रहता है। बोले क्लियर है? तो मून की एक्सेलरेशन कितनी? कौन हाँ बोला कि हाँ, मून की एक्सेलरेशन कितनी? अरे मून की एक्सेलरेशन कितनी? कितनी? v² बाय r। मून जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मून की एक्सेलरेशन कितनी? v²बाय r। मून पर अर्थ की फोर्स का वर्क डन कितना? वो जीरो, ठीक है ना। तो सोच समझ के जवाब दीजिए। मैंने कहा कि देखिए वर्क डन जीरो आ गया, मैंने पूछा चलो मून की एक्सेलरेशन, जीरो निकल गया भाई मुंह से। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मून की एक्सेलरेशन v²बाय r होती है, क्योंकि मून एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है, v²बाय r। और फोर्स भी देखिए किधर है? सेंटर की तरफ, क्योंकि जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ। फ्रेंचोमाइट। हाँ, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो जिन्होंने बनाया था, ये आए नहीं आज कैंटीन? चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डाल सकते हैं, नहीं पहले थ्योरी। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन व्हेन फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन वो हम अब देखने वाले हैं। कईयों के मन में हो सकता है कि सर आपने देखिए बोला था कि थ्योरी खत्म, और अब कह रहे हो कि थ्योरी जो है हो रही है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई नई चीज नहीं होने वाली। तो बताइए, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, तो डी डब्ल्यू क्या होता है? एफ डॉट डी एस। और डब्ल्यू अगर चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, है ना। तो यहां तक किसी को अगर डाउट है तो अभी कभी रोकिए। हाँ, डाउट? डाउट? तो वर्क डन निकल गया कैसे? एफ डॉट डी एस करके वर्क डन हमने निकाल लिया। अब अगर ये फोर्स कांस्टेंट है, तो हम इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लेके जा सकते हैं। तो आप इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले जाइए। तो देखिए ये आ गया एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट डेल्टा एस हम w को लिख सकते हैं। हाँ बोलिए।
वर्क डन स्केलर है या वेक्टर है? लिखवाया था आपको? लिखवाया था? नहीं लिखवाया था? दिखाओ। ये मैंने आपको इंटीग्रेशन वाले में लिखाया था यहाँ पे। ये देखो लिखा हुआ आपने खुद आपकी ही हैंडराइटिंग में। साइन करो वहां पर। ठीक है, आज के साइन डालो। ठीक है, कि देखो मैंने वहां पर लिखा हुआ है क्लास में। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा यूनिट क्या है? जूल। ठीक है, बताओ भाई। ठीक है तबीयत? क्या? तो रूट कॉज पकड़ो भाई। क्यों दर्द है, कैसे हुआ, क्या कारण था, उस पर बात करो। चलो ऐसी एक सवाल थोड़ा सा इनसे पूछ लेते हैं। इलॉन मस्क ने जो है नई जॉब निकाली जिसके अंदर लोगों को चलना है और पैसे मिलेंगे। चलना है, वॉकिंग करनी है, उसके पैसे मिलेंगे। तो कोई सवाल आपका यहाँ पर? हाँ ठीक ठीक। चलिए, एक दूसरे बैच में मैंने पूछा था सवाल यही, और मैंने पूछा तो इसमें कोई काउंटर सवाल, तो बच्चों का सवाल था कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलो वो तो सवाल नहीं आया, यहाँ पर आया चलना कहाँ पर है? जमीन पे। देखिए सुनिए, हमेशा जो है आपको क्या करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए इस तरह के कि क्यों, वाई, वाई, है ना? तो ये सवाल मैं सोच रहा था कि कोई बोले वाई, मतलब वो पैसे क्यों ही दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसे फायदा हो रहा हो। तो वो चीज हमें सोचनी। ठीक है, तो अभी जैसे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क है। जब मैं 10th क्लास में था तब बिल गेट्स था। और वो ऑब्वियस था क्योंकि वो 10,000 रुपए की सीडी एक जो है बेचता था। लेकिन एक्चुअल में वो सीडी 10 रुपए की होती। उस टाइम पे 10 रुपए बहुत ज्यादा होते थे क्योंकि 2 रुपए की ब्रेड आती थी। और 2.25 रुपए की जो ब्रेड आती थी उसमें टॉफी भी फ्री मिलती थी। ठीक है, तो 2 रुपए की ब्रेड आती थी, तो आप समझ सकते हो कि भाई आज की डेट में 30 रुपए की आ रही है। तो 10 रुपए की सीडी उस वक्त अच्छी महंगी सीडी होती थी, लेकिन वो 10,000 रुपए की बेचता था। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस है सॉफ्टवेयर वाला, वो स्केलेबल होता है। उसने एक बार अपनी टीम बैठा के प्रॉपर एक विंडोज का सॉफ्टवेयर बनाया। अब उसके बाद उसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। और जब वो किसी को कोई विंडोज की अपनी कॉपी देगा तो किस में देगा, एक सीडी में, जिसकी कॉस्ट क्या है 10 रुपए, लेकिन बेचेगा कितने में, 10,000। तो ऐसे बिजनेसेस बहुत फायदेमंद होते हैं। तो इलॉन मस्क ने भी जो है इसी तरह की चीजें करी हुई हैं, जैसे कि टेस्ला। तो मेरी सिस्टर जो अभी यूएसए में, उसने अभी गाड़ी खरीदी टेस्ला की। तो मैंने कहा कि डेमो दिखाइए जरा, वो सुना है कि ऑटोमेटिक है। तो उसने डेमो दिखाया। डर सा लगता है अगर कोई मतलब पहली बार बैठेगा उसमें। तो उसने दिखाया कि भैया ऑटोमेटिकली प्रॉपर चल रहे। तो वो ऐसे कैसे चल लेती है, बिकॉज डेटा जो है उसके अंदर सेव्ड है। और वो डेटा जो है उसको पता है, मतलब कि भैया गाड़ी कैसे चलानी, मतलब उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लो कैलिफोर्निया में एक कार जा रही थी, और एक कार जा रही थी लॉस एंजलिस में। तो क्या हुआ, कैलिफोर्निया में कार जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। ऑटोमेटिक कार थी। लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले उसने क्या कर दिया, डेटा शेयर कर दिया। मतलब जब तक एक्सीडेंट होगा उसके बाद का डेटा तो नहीं होगा, लेकिन उससे पहले का तो डेटा चला गया। वो सर्वर पे अपलोड हुआ, और लॉस एंजलिस में भी वही मतलब उसी तरह की कार, उसी तरह की सिचुएशन, एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट। तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, और कार को समझ में आ जाएगा कि भैया इस एक्शन से एक्सीडेंट हो सकता है, और वो कार अपना एक्सीडेंट बचा लेगी। तो ऐसे टेक्नोलॉजी चलती है। ठीक है। और जैसे बिल गेट्स ने अपनी टेक्नोलॉजी को फैलाने के लिए पायरेसी को भी प्रमोट किया था, ताकि लोग क्या हो जाएं, यूज टू। जैसे आज लाइनक्स कितने लोगों को पता है, हैंड करिए। और विंडोज कितने लोगों को पता है, हैंड करिए। तो देखो विंडोज सबको ज्यादा पता है। ठीक है। बल्कि लाइनक्स जो है वो फ्री में है, और बिल गेट्स की कंपनी की कॉम्पिटिटर है, फ्री में, ओपन सोर्स। और वैसे भी जो कोडिंग और फील्ड में जाना चाहते हैं, सर्वर वाली फील्ड, तो वहाँ लाइनक्स ही यूज होती है, क्योंकि वो फ्री है। ठीक है। तो इलॉन मस्क ने जो है, फिर मैंने उस सिस्टर से पूछा, मैंने कहा ये फ्री तो हो नहीं सकता। उसने कहा नहीं फ्री है। मैं कहा, कितनी देर के लिए? तो आंसर आया 1 मंथ। तो 1 मंथ का फ्री उन्होंने दिया है ट्रायल, कि भाई आप
यूज करो, क्योंकि पता है कि लोगों को जब आदत पड़ जाएगी कार ना चलाने की, तो लोग तो है ही निकम्मे, है ना। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, हमेशा सक्सेसफुल तब होता है जब लोगों को कम काम करना पड़े। जैसे बिजनेस, वो जो बैंकिंग की एप्स होती हैं, लोगों को क्या चाहिए, जल्दी जल्दी फटाफट काम हो। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो वो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, तो वो डेटा जो है वो चाहिए। तो इलॉन मस्क क्या कर रहा है, जैसे कि अभी आप जो मेरी बातें सुन रहे हो, तो आप सभी ने सिर्फ जॉब 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 नहीं करना, ऐसे भी सोचना है कि हाँ, अभी भी कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो रोबोट्स बनाए, फ्यूचर में हमें चाहिए रोबोट्स, तो रोबोट्स वाली कंपनी नहीं है। तो अब शायद थोड़ा सा आइडिया लग रहा हो। तो इलॉन मस्क को चाहिए डेटा, तो वो लोगों को बोल रहा है कि आइए चलिए, लेकिन वो ट्विस्ट क्या था कि आपको इंस्ट्रूमेंट्स पहनने हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट्स पहन के जब आप चलोगे, तो आपका चलने का जो डेटा है वो सारा रिकॉर्ड होगा, और उससे जो है सॉफ्टवेयर को ट्रेन किया जाएगा। यानी कि फ्यूचर में रोबोट्स होंगे, उनको वो डेटा दिया जाएगा, यानी कि रोबोट जैसे ही बना हार्डवेयर उसका, उसको अपलोड करेंगे सॉफ्टवेयर उसके अंदर, और वो एकदम से सीख जाएगा कि चलना कैसे। तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो चलने की पूरी टेक्निक उनको पता है, किस तरह से बैलेंस करना है, कब रोकना है, बैठ के ऊपर कैसे आना है, चीज़ों को मूव कैसे कराना है, वो सब सीख जाएंगे। तो वो डेटा जो है उसको चाहिए, तो इसीलिए वो जॉब इस तरह की आई है। हरी बात समझ में? तो ये चीज़ें जो हैं, टेक्नोलॉजी की एक रेवोल्यूशन सा है, जिसके अंदर कम लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। और जैसे कल जो है इवेंट में बच्चे कह रहे थे कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ देखिए, इन्फ्लेशन भी होती है। जैसे मैंने बताया कि 2 रुपए की ब्रेड आती थी उस टाइम पे, 2 रुपए और अब 2 रुपए में फर्क है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, महंगाई को, वो भी आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आप हमेशा याद रखिए कि टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। तो अगर कोई जना यहाँ पर बैठा हुआ इस तरह से सोच रहा है, तो बहुत सारी फील्ड में, मतलब इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि आंखों का फोटो खींच के भी पता कर सकते हैं कि बीमारी होने के क्या चांस हैं। पूरी की पूरी डॉक्टर वाली इंडस्ट्री, नीट वाली, ओपन है आपके लिए। कैसे? क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, सिम्टम पूछते हैं, फिर टेस्ट करवाते हैं, उनको लगता है अच्छा ये सिम्टम है तो ये टेस्ट, फिर टेस्ट रिपोर्ट आती है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर को सारा डेटा दे दें कि ये सिम्टम है और ये टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं, तो ऐसा रिपोर्ट दी जाती है। तो सारा काम वो सॉफ्टवेयर कर सकता है, ठीक है। खेती बाड़ी जो होती है उसके अंदर जो किसान किसान होता है, उसको ये नहीं पता कि कीटनाशक कहाँ डालें, तो वो क्या करता है, कीटनाशक सब जगह डाल देता है। तो इस तरह की कंपनियां बनाई जा सकती हैं, वो आप लोग ही बनाएंगे, कॉलेज में अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे कि भैया एक ड्रोन से खेत की फोटो ले ली, और वो डेटा सॉफ्टवेयर के पास है कि कहाँ कहाँ पर कीटनाशक डालने मस्ट है। तो बस वो डेटा उसके पास रहेगा, कंप्यूटर के पास, तो कंप्यूटर क्या करेगा, किसान को बता देगा कि भैया तुम अपने क्रॉप में सब जगह कीटनाशक मत डालो, सिर्फ और सिर्फ 20% एरिया में डालो। तो कीटनाशक जो है उसके बच गए, 80% बच गया। तो जहां पर कस्टमर का पैसा बचता है, वहीं पर क्या होता है, बिजनेस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीजें भी बनाई जा सकती हैं। तो डॉक्टर जितने भी हैं, ठीक है ना, चेस्ट का स्कैन देख के डॉक्टर भी तो बताता है कि अच्छा आपके सीटी स्कैन में जो है इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है लंग कैंसर हो, ये हो। ये सब कुछ डेटा ड्रिवन है, तो वो भी एआई की हेल्प से किया जा सकता है। तो क्लियर है? तो जॉब ओपनिंग जो आई है उसमें सवाल ये नहीं होना चाहिए कितने पैसे मिलेंगे, सवाल ये होना चाहिए आपका कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इलॉन मस्क जो है लोगों को चलने के पैसे दे रहा है। क्योंकि उसको चाहिए डेटा। उस डेटा का वो क्या करेगा, रोबोट्स बनाएगा, और रोबोट सर बेचेगा रोबोट, ठीक है ना, पैसा ही पैसा, ठीक है। तो आपको लोगों को निकम्मा बनाना है, तो निकम्मा बनाने के लिए जो जो चीजें आप कर सकते हो वही बिजनेस, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो थोड़ा सा चीजें पता चली। हाँ, डाउट है इसमें? हाँ, वैसे ही। हाँ, तो खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, तो बताओ क्या। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था, तब भी लोग यही बोलते थे कि ये तो जॉब चली जाएंगी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, आप रोक नहीं सकते, ठीक है। अब वो रोबोट्स आ गए, चाइना ने अपनी मिलिट्री में रोबोट्स भर दिए, अटैक कर दिया। आप कह रहे हो हम रोबोट्स नहीं, क्योंकि जॉब खाएंगे, ले लो भाई, ठीक है। अब आपके सामने एक्शन जो है हो गया, ठीक है। सामने जो है मिलिट्री वाले आ गए हैं, और वो भी कौन से, रोबोट्स, गए आप, ठीक है।
तो व्हाट आई मीन टू से इज कि सामने अगर रोबोट्स की आर्मी खड़ी है और आपने ह्यूमन बींग्स लगा रखे हैं, खत्म, भाग के वापस आ जाएंगे सारे। तो अब आपके ऊपर है ना, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, भाई अगर कोई वर्ल्ड में कोई इस तरह से सोच रहा है और आप नहीं सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि जॉब चली जाएंगी, इंडिया में दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और कोई डाउट? नहीं नहीं, एक इन्होंने बोला जॉब खा जाएंगे, तो मैंने कहा कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर रोबोट्स आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आग लग गई, कहीं पर आग लग गई, अभी दिल्ली में आग लगी थी, आपको पता है, बहुत, मैं दिल्ली क्या, बहुत सारी जगह पे आग लगती रहती है। वहां पर कोई ऐसा, कोई जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरो आया भाई, घुस गया, अपनी जान की परवाह नहीं करी, ठीक है? तो कितना ऐसा होगा, वहां पर रोबोट जा सकता है? तो देखिए, यूज केस तो है ना। हाँ हाँ, सुनने दो भाई, जरा एक डाउट है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। अरे ना, वो तो तब है ना जब, ऐसे तो पहले एक बार रोबोट तो बना लो, ठीक है? पहले एक बार, आपको बताता हूँ, कॉलेज के अंदर 2007-8 की बात बता रहा हूँ, तब कॉलेज के अंदर जैसे मैं तो आईआईटी रुड़की का हूँ, तो वहां पर एक फेस्ट होता था, यूथ फेस्ट कहते हैं उसे, मतलब यूथ फेस्ट, जिसका नाम था थॉमसो। जैसे आपने कल की जो नाइट जो थी आपकी म्यूजिक नाइट, तो मौज मस्ती गाना, तो वो होता है थॉमसो के अंदर। पढ़ाई की बातें नहीं होती, ऐसी चुटकुले हो गए, ठीक है, डांस कंपटीशन हो गया, ठीक है, गिटार वाले आ गए, कवि सम्मेलन हो गया, तो इस तरह की चीजें होती हैं। और एक होता है कॉग्निजेंस, ऐसी आईआईटी दिल्ली का भी है, आईआईटी दिल्ली, सॉरी आईआईटी बॉम्बे का है, मूड इंडिगो करके है। इवेंट्स हैं ये बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के लोग आते हैं। तो मैं तो रुड़की का बता रहा हूँ आपको, तो वहां पर एक इवेंट होता है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस क्या है? टेक फेस्ट। यानी कि कॉलेज में एक साल में दो फेस्ट होते हैं। एक होता है यूथ फेस्ट, जिसके अंदर नाच गाना मस्ती, ठीक है, और दूसरा होता है टेक फेस्ट, जिसके अंदर चीजें जो हैं वो होती हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन। वहां पर गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, उन लोगों को जिनको मैं टीवी पे देखता था, डॉक्यूमेंट्रीज देखता था। साइंस में इंटरेस्ट मेरा क्यों आया? क्योंकि मैं भाई, जिस तरह आप मोबाइल फोन देखते हो, उस टाइम पे मैं टीवी देखता था, और टीवी पे आ जाओ जो भाई, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह रहती थी। तो जो प्रोफेसर होते थे फिजिक्स के, स्ट्रिंग थ्योरी समझा रहे हैं, कोई कोई मतलब समझा रहा है, ब्लैक होल्स के बारे में बता रहा है, तो वही प्रोफेसर की फोटो देखते थे। मैं कह, अरे भाई ये तो डिस्कवरी चैनल पे देखा है, चलो भाई इसके लेक्चर अटेंड करें, ठीक है? तो थोड़ा सा रहता है टेक फेस्ट के अंदर, तो वहां पर कंपटीशन होते थे रोबोट्स के, फुटबॉल। तो एक आईआईटी कानपुर का आया है, एक आईआईटी दिल्ली का आया है, तो आपस में कंपटीशन चल रहा है, कोई लोकल कॉलेजेस के भी हैं, तो कंपटीशन होता है। तो कॉलेज में इस तरह का कंपटीशन होता है। लेकिन वही बच्चे जिनको अभी जिस तरह से आपको मैंने इंटरेस्ट जगा रहा हूँ, वही बच्चे वहां पर पार्टिसिपेंट होंगे, व्यूअर्स होंगे। नहीं तो बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छुट्टी मान के घर चले जाते हैं, ठीक है? उनको लगता है कि अरे 3 दिन होने वाला है फेस्ट, घर चलो। नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ, कॉलेज में बच्चे मैक्सिमम यही करते हैं, अरे यूथ फेस्ट, अरे क्या करना, चलो घर। कॉग्निसेंस, अरे रोबोट, हमने क्या करना, चलो घर। ठीक है, ये होता है। तो इन फेस्ट में पार्टिसिपेंट बनना चाहिए, यूथ फेस्ट में भी जाना चाहिए, टेक फेस्ट में भी जाना चाहिए। वहां पर जो यूथ फेस्ट होता है उसके अंदर आपको चीजें बहुत सारी देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। मैनेज करना, क्राउड मैनेजमेंट होता है, इवेंट मैनेज करना होता है, और फिर अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो आपको फिर प्लेसमेंट वाले में भी आपको अ, मतलब कह लीजिए एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं कॉलेज का। क्योंकि जो प्लेसमेंट होती है उसके लिए भी एक कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसका काम होता है कॉलेज के अलुमनीज को फोन करके बुलाना कि आ जाओ सर, हम आपके देखिए जूनियर हैं, प्लीज सर आ जाओ, ठीक है, प्लेसमेंट कर दो सर हमारी। तो इस तरह से कनेक्ट करना होता है, बट नॉट लाइक दिस, थोड़ा ऑफिशियली मेल भेज के बता के कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इनको प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं।
तो वहां पर जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं उनका थोड़ा बेटर प्लेसमेंट होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो देखें जरा, जो भी आए थे एक सवाल पूछना था भाई। हाँ, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हाँ हाँ सही है, एफ डी एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ डॉट डी एस। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये आ जाता है एफ डॉट डेल्टा एस। तो देखिए ये है फोर्स एफ वेक्टर, और ये देखिए डेल्टा एस, ये है थीटा। तो ये वर्क डन कितना आएगा? एफ डॉट डेल्टा एस, है ना? तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? एफ डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, तो डोलू किसका वही गिरा है? हाँ, नहीं, जो पहले डोलू गिरता था वो स्टूडेंट चला गया ना। ठीक है, तो एफ डेल्टा एस कॉस थीटा। तो अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस कॉस थीटा। वाह सर, क्या मतलब टॉप चीज बताई। ठीक है, लेकिन जो ये डेल्टा एस कॉस थीटा ये क्या है? हाँ, अलोंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नहीं, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी फोर्स। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एफ कॉस थीटा इंटू क्या? डेल्टा एस, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या? फोर्स। और इसको कैसे लिख सकते हैं? कंपोनेंट ऑफ फोर्स किधर? अलोंग क्या? डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, एफ मल्टीप्लाइड बाय एस परपेंडिकुलर, या फिर एफ पैरेलल, सॉरी, या फिर आप इसको लिख सकते हो एफ पैरेलल इंटू डेल्टा एस। इसको भी डेल्टा एस करते हैं। तो ऐसे लिखा जा सकता है वर्क। बोलिए क्लियर है कि नहीं? फोर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वर्क डन मिल जाता है। या फिर आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर डिस्प्लेसमेंट को कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वर्क डन मिल जाता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो इनमें से कोई एक हम पकड़ लेते हैं, कौन सा सही लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना? तो ठीक है, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई वो देखते हैं, और वर्क डन निकल जाता है। तो यहां पर आप ये चीज जो बताइए नोट कर दी। कोई नई थ्योरी है या पुरानी? पुरानी। हम्म, कहां पे लिखा है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही लिखा है? हाँ, अच्छा, कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा? अरे वो सेंटेंस है पूरा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई डाउट यहां पर? तो ये आपके पास दो स्टेटमेंट आ रही है, स्टूडेंट्स ने कहा है कि इस वाले को हम याद रखेंगे, तो ये वाला याद रखें। सब याद करने की जरूरत नहीं है, एक पता होना चाहिए, क्योंकि हमें तो वर्क डन निकालना आना चाहिए। तो हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है?
वो निकाल लो, इनटू फोर्स कर दो, तो क्या मिल जाएगा? वर्क डन, जो कि क्या क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। ह्यूमन बींग्स लास्ट इन्वेंशन कौन सी है? ह्यूमन बींग्स लास्ट इन्वेंशन एआई, ठीक है ना। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस जो खुद इन्वेंशन कर सकती है, तो वो ह्यूमन बींग्स की कौन सी इन्वेंशन हो गई? लास्ट इन्वेंशन। अब बाकी काम कौन करेगा? ये, ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन है, देखिए ये रहा डब्बा, ठीक है। एफबीडी 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 एफबीडी। चलो अब इसका ब्लॉक का एफबीडी बना दो बस, मतलब एमजी की जगह कंपोनेंट जरूर शो कर देंगे, ठीक है। एमजी की जगह कंपोनेंट आप शो कर दीजिएगा, जैसे ये एंगल है मान लीजिए थीटा, तो एमजी की जगह कंपोनेंट। हाँ बताओ क्या चाहिए, ये ला। जैसा वो पहले जो फोर्स दिखानी थी वो दिखानी थी ना, हाँ दिखा। हाँ, नहीं नाम बाद में लिख लेते हैं, चलो। हाँ, चलो लिख दो, अब हो गया। एम जी सिन थीटा, हाँ। फिर आगे। हम्म, क्या? हाँ कोई नहीं, वो अब दो ही तो मेरे ख्याल से टी शर्ट मिली है आपको ना शायद। नॉर्मल रिएक्शन रह गया बस, नॉर्मल रिएक्शन रह गया बस। ठीक, सही सही। सही है, ये वैसे क्या है? ये है फोर्स, ये एमजी कॉस थीटा तो नहीं ना? एमजी कॉस थीटा है। देखिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो एफबीडी सही बना है। नहीं नहीं, अभी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो अभी हम फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करें। देखो, ये रहा एम जी साइन थीटा, ठीक है, एक एम जी कॉस थीटा, ठीक है। एफबीडी सही बना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, ये रहा ब्लॉक और इसकी हाइट मान लेते हैं एच, ठीक है, ये फिक्स है। तो ये जो है ये ए से बी जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ब्लॉक मूव्स फ्रॉम ए टू बी, if blocks moves from A to B, then find work done by A part, normal reaction, B part, force of gravity। देखो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, ऐसे। धरती माता
का फोर्स mg ऐसे लगता है, तो दोनों के द्वारा क्या वर्क होगा ये पूछ रहे हैं ए से बी। शाबाश, करिए। चलिए लास्ट 1 मिनट रख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें टाइम देना नहीं चाहिए। तो 1 मिनट का टाइम आपके पास है। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पे कुछ ना कुछ आंसर लिखें। गलत मलत भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आंसर लिखना जरूरी है। ठीक है, दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि हम नहीं बढ़ रहे, तो भाई पीछे रह जाओगे। आराम से करिए क्वेश्चन को। क्या लिखा है, mg? हाँ ठीक। हम्म हम्म। b माइनस ए क्या है? b माइनस ए भूजो तो जाने लिख दो, साथ में ही लिख दिया करो ना, क्योंकि टीचर भी है b माइनस ए निकाले। क्वेश्चन में आपको h दिया है। mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो टाइम ओवर। देखिए रहा, हाँ कंसंट्रेशन लेवल हाई रखिए। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या फिर ये कहिए इसकी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो इधर की तरफ है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ हो रहा है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट? तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन कितना है? एंड ठीक है ना, जीरो आ गया, इसमें कोई डाउट? कितने स्टूडेंट ने ये जीरो नहीं निकाला? हैंड इस करें। क्यों? क्यों? नॉर्मल रिएक्शन किधर है? इधर। डिस्प्लेसमेंट है इधर। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जीरो। तो वर्क डन क्या है? जीरो। अब mg, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है? नीचे। तो नीचे वाली डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h। तो आंसर क्या होगा? mgh। mgh, ये माइनस नहीं है तो इसलिए एरो बना देते। तो आंसर क्या है? mgh। तो दोनों के दोनों कितने चुनने सही करे? ठीक। देखिए जरा दूसरे वाले का आंसर mgh कैसे आया। फोर्स किधर है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर है? टेडी। टेडी नहीं है सर, टेडी टेडी बियर नहीं भाई, टेडी 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 टेडी। ठीक है, ऐसे। तो ये रही डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट कर सकते हो, कि डिस्प्लेसमेंट थोड़ी राइट हुई है और थोड़ी नीचे हुई है, ऐसे कह सकते हो। डिस्प्लेसमेंट राइट हुई है और नीचे हुई है। तो mg किधर है? नीचे। तो mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? h। h। तो आप ऐसे कहेंगे कि वर्क डन लिख रहा है हमें, तो हमने क्या लिखा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ mg। बोलो ऐसे ही लिखोगे? तो बताना जरा। mg ये लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ mg कितना है? h। किसी के मन में कि नहीं सर, हम ना, हमारे गांव में बोला गया है कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो एफ एस कॉस थीटा ही करना है, हम ऐसे कंपोनेंट शंपोनेंट नहीं लेते। तो अगर कोई स्टूडेंट वैसे करना चाहता है तो वो भी देख लीजिए, आंसर आएगा ही आएगा। तो जैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। आइए जरा देखिए, क्वेश्चन को देखिए, मैंने कॉपी कर लिया है। आ जा, मैंने सेव नहीं करा था क्या? देख, देख लेता हूँ, कॉपी नहीं करा लगता। तो ये कॉपी कर लिया, और अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। हाँ आगे। तो अब देखिए रहा, ये थीटा, तो अब सवाल जिनसे पूछे वही बताएंगे। आप बताइए, ये थीटा तो ये कितना? ये थीटा है तो ये कितना एंगल आएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, जब किसी स्पेसिफिकली पूछे तो बीच में नहीं बोलना। ठीक है, इससे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी चली जाती है सोचने की, तो जिसके कारण क्या होगा कि स्टूडेंट का ही लॉस होगा। ठीक है ना, अटेम्प्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक बार
जैसे आप आए थे, हर्षित ने क्वेश्चन पूछा मेरे से, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, कहाँ करा, तो उन्होंने दिखाया कि एक ही अटेम्प्ट था। तो 4 अटेम्प्ट बहुत जरूरी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल में ग्रो कब कर रहे होते हो, जब आपका ब्रेन स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन आपके मन में सिर्फ ये होता है कि नहीं आंसर तक पहुंचना है। आंसर तक पहुंचना मैटर नहीं करता, आपने क्वेश्चन करने के लिए कितने एफर्ट्स लगाए वो मैटर करता है। आपको मैंने एग्जांपल किस चीज का दिया था, भूल गए, मैं याद दिलाता हूँ, लॉन्ग जंप का। कि अगर कोई जना लॉन्ग जंप मारना चाहता है तो वो अपनी मेहनत से जंप लगाता है, लेकिन अगर मान लीजिए उसने जंप लगाई और फिर उसी जंप को बार बार लगा रहा है, क्या वो ओलंपिक चैंपियन बन जाएगा? नहीं। ओलंपिक चैंपियन तभी बनेगा जब वो जंप लगाते समय पूरी जान लगाए हर बारी, और डीएक्स 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 इंक्रीज करने की सोचे, तो वो ओलंपिक चैंपियन बन सकता है। तो ऐसे ही जब आप चाहते हो कि इंडिया का चैंपियन बनना है, ये भी ओलंपिक है जिसके अंदर हमें रैंक्स मिलते हैं, हमें 500 में रैंक चाहिए ही चाहिए, टॉप 500 रैंक किसी हालत में चाहिए चाहिए। तो उस हिसाब से पढ़िए कि जब क्वेश्चन वह करेंगे तो हमसे हो ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट जो हम दे रहे हैं वो हमारा परफेक्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर अटेम्प्ट परफेक्ट है तभी हम उसमें सीख पाएंगे। अगर कोई बोले लॉन्ग जंप जंप का कंपटीशन है, आपने जंप लगा दी और आपने कहा बस नहीं हुआ, बाकी सर बताएंगे, तो ये गलत है। आपका एटीट्यूड होना चाहिए पूरी जान लगाइए, 4 अटेम्प्ट तो दीजिए क्वेश्चन, ठीक है, तब सॉल्व करा करें। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को देखें। वर्क डन पूछा जा रहा है, तो आप क्या लिख रहे हो, एफ डॉट डेल्टा एस। तो फोर्स किधर है भाई, एम जी नीचे। डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये पता नहीं, तो वाई मान लो। और इनके बीच का एंगल कितना है, बोलो, एंगल 90 माइनस थीटा। तो ऐसे ही करोगे। तो जिन स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमारे गांव में कंपोनेंट शंपोनेंट नहीं, हम डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट करते हैं, तो वो ये लिखेंगे, ये जी है कि वाई है, वाई है। तो अब देखो क्या आएगा, एम जी वाई साइन थीटा। और वाई साइन थीटा डायग्राम के हिसाब से बताइए क्या हो, ये वाई कॉस थीटा तो बेस हो जाएगा, वाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, एच, या साइन थीटा लिख लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो उससे हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच। तो आंसर क्या आ गया, एम जी एच, एम जी एच। देखो ऐसे समझ लो, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेशन क्या है कि आप ऐसे करा करें, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लो, वर्क डन निकाल लो। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ कोई नहीं, करते हैं सही। तो आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं। देखिए ऐसे एक फोर्स लगी है राइट साइड, और ये जो है पार्टिकल यहां पर पहुंच गया बी पर। तो ए से स्टार्ट करके कहां पहुंच गया है, बी पर। और ये डिस्टेंस भी ऑब्वियसली वही रहेगा, तो ये अगर एल है तो ये भी क्या रहेगा, एल ही रहेगा। तो वही हमने जो है घुमा दिया इसको एक तरीके से। क्वेश्चन क्या है कि इफ पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम ए टू बी वाया सर्कुलर पाथ, देन फाइंड वर्क डन बाय ए पार्ट टेंशन, बी पार्ट एफ, सी पार्ट एम जी। ठीक है, तो ये करिए। वर्क डन बाय एम जी अंडा कैसे भाई, एम जी किधर है, नीचे। तो एम जी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रही, बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है।
लेकिन हमें चाहिए mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो जाएगी -n। तो अब ये देखो मैंने बता दिया, अब वही चाह रहा था कि मैं कि आप खुद करें। चलिए लास्ट 1 मिनट है, तीनों का आंसर क्या करें सर? चुप करके फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखनी है। आप लास्ट क्लास में थे तो चुप करके डिस्प्लेसमेंट देखनी है फोर्स की डायरेक्शन में। तो फोर्स यहां पर है टी, टेंशन किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। रेड पेन। मिल गया मिल गया मिल गया। टेंशन गलत हो गया आपका। टाइम ओवर। टाइम ओवर। इतना ही टाइम है, तभी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखिए भाई, कंसंट्रेशन लेवल हाई। कंसंट्रेशन है, पेन रख दो। चलिए गैस करिए, मुंडी मत हिलाना। ये बताओ, इस कमरे के अंदर लेफ्ट में राइट में चार्ट पेपर्स लगे हुए हैं ना, जिसपे वो कल हमने इक्वल टू MC स्क्वायर देखा था, है ना? तो लेफ्ट वाली दीवार पर कितने चार्ट पेपर हैं? कितने स्टूडेंट दो कह रहे हैं? हैंड रेज करें। कितने स्टूडेंट तीन कह रहे हैं? अच्छा, लेफ्ट वाली दीवार पर, राइट वाली दीवार पर तीन, लेफ्ट वाली दीवार पर भी तीन, राइट पे दो हैं। अच्छा, और बैक वाली दो है। चलो मुंडे घुमा के देख सकते हैं। राइट वाली में तीन है, लेफ्ट वाली में चार है, और दो सही। ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट जो है उनका ना मतलब कहिए कि माइंड जो है थोड़ा डिफरेंट सा बिहेव करे, मतलब ऑब्जर्वेशन अच्छी हो। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आप क्लास में एंटर करते हैं, ठीक है ना, तो यू आर ऑब्जर्विंग द यूनिवर्स वेरी क्लियरली। चलते समय आप फील कर पा रहे हैं कि हाँ, ग्राउंड को पीछे ही धक्का दिया जाता है, रट्टा नहीं लगाना। यू आर फीलिंग इट कि चलते समय हम देखिए ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है, दीवारों को आपने देखा, यहाँ पर स्पीकर टेढ़े क्यों लगाए हैं, ठीक है ना? सोचना, कल जो इवेंट हुआ था उसके अंदर भी स्पीकर टेढ़े लगे हुए थे, देखा था क्या? क्यों? क्यों ऐसा क्यों? वो आप वेव्स में शिफ्ट हो गए, वेव्स में समझ में आया। नहीं नहीं, स्पेशली टेढ़े करे गए थे वो, साउंड ट्रेवल हो सके। मतलब कुछ रीजन है उसका, रीजन है, वो हम अभी तो नहीं वेव्स में देखेंगे। क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, लेकिन वो रीजन वही फाइंड करेगा ना जो ऑब्जर्व करेगा। तो ऑब्जर्वेशन तो हमारे हाथ में है ना, तो ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए। यहां पर जरा ऑब्जर्व करिए, mg है नीचे, फोर्स है राइट साइड, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? l है। सर ये तो सर √2l जा रहा है। भाई अब हम गांव छोड़ के शहर में आ गए हैं, हमें पता चल चुका है कि वो F.Δs जो होता है वैसे भी कर लो, या फिर आप फोर्स की डायरेक्शन में जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, किससे? डिस्प्लेसमेंट से, जो कि कौन सी डायरेक्शन में है? फोर्स की डायरेक्शन में है। कोई पार्टिकल आपसे मतलब, कोई ये पार्टिकल को देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो, ये राइट साइड कितना गया? एल गया ना। इसमें किसी को शक तो नहीं कि नहीं राइट साइड √2l गया। ये पार्टिकल ऊपर कितना गया? एल। राइट साइड कितना गया? एल। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी? √2l। लेकिन हमें मतलब किससे है? सिर्फ सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। कौन सी फोर्स? एफ। तो एफ की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? एल हो रही है। ठीक है ना, तो ये हमें दिख रहा है। तो आंसर जो है ये होना चाहिए एफ एल। ठीक है। सो कितने स्टूडेंट सिगरेट पीते हैं? ना ना, कितने स्टूडेंट्स का ये जो है सही आया? ठीक, सही, लेकिन ज्यादा होने चाहिए थे। चलिए नेक्स्ट।
टेंशन, ये तो एंड सर ये कैसे? टेंशन देखो ऊपर लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एल हो रही है। ठहर जा, टेंशन यहां पर कांस्टेंट फोर्स नहीं है सर, टेंशन तो टी है। अरे भैया, फोर्स इज अ डैश क्वांटिटी, वेक्टर, वेक्टर इज हैविंग टू प्रॉपर्टीज, पहली दूसरी, तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेक्टर चेंज माना जाता है। तो ये जो टेंशन है ये वेरिएबल फोर्स है। लेकिन जब भी टेंशन एक्ट करेगी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। मतलब जब पार्टिकल मान लीजिए यहां कहीं है तो टेंशन किस तरफ है? इधर, और डिस्प्लेसमेंट छोटी सी किधर होगी? इधर। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और सर ये तो बोनी का सवाल था कि भाई अगर सन जो है वो अर्थ के, जैसे अर्थ या फिर सन के चक्कर, या फिर मून अर्थ के चक्कर लगा रही है, तो मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो मून पर जो फोर्स लग रही है और जो डिस्प्लेसमेंट है मून की, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच का एंगल कितना था? 90 डिग्री। तो वर्क डन फोर्स का कितना आ रहा था? एंड है, तो ये भी कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो ये कितने स्टूडेंट ने सही करा? बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं सही कर रहे? आज का लेक्चर ही तो था, आज ही तो बताया इसको मून मान लो, ये अर्थ है, चक्कर लगा रहा देखो सर्कल, कि नहीं कंप्लीट सर्कल होगा तभी जीरो होगा, ऐसा नहीं बोल रहे। हमेशा डी डब्ल्यू जीरो ही आ रहा है। स्मार्ट बोर्ड का स्मार्ट यूज करते हैं, आपको थोड़ा पास में ले जाता हूं। ये देखिए टुडेस गोल है, उसके बाद वाली स्लाइड में यही डिस्कस करा। सर यहाँ तो डी डब्ल्यू जीरो है, तो डी डब्ल्यू जीरो तो डब्ल्यू क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो नहीं चेक करूंगा, लो भाई चेक कर लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होती है? जीरो। खुश, हैप्पी, आ गया। तो वर्क डन जीरो ही आएगा। चलिए कोई बात नहीं, तीसरे वाला पार्ट देखते हैं। हाँ, यहां पर फोर्स किधर लग रही है? नीचे। हमें मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सी होनी चाहिए? जो कि mg के डायरेक्शन में हो, नीचे की तरफ हो। तो नीचे तो जा ही नहीं रहा जीरो। अरे भैया ऐसे नहीं, नीचे नहीं जा रहा जीरो, नीचे जा रहा है। कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है? माइनस एल। नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितनी है? माइनस एल। तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एल से, तो माइनस एम जी एल आना चाहिए। तो कितने स्टूडेंट्स का ये सही हुआ? तीनों के तीनों। अरे आपका तो गलत हुआ है। तो गलत क्यों, हैंड रेस क्यों कर रहे हैं ऐसे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई रिपीट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसी स्कूल में करते थे ना, आज का थॉट ये है ना? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे सेंड करके। आई रिपीट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, थैंक यू। ठीक है, हिंदी में भी होता था। अच्छा हिंदी, तो आज ग्रुप में मैंने लिखा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपका गलत हुआ, आपने क्यों हैंड रेस किया? थर्ड वाला का सोचा कि थर्ड वाला पूछ रहा हूँ। तीनों के तीनों कितने स्टूडेंट सही करे? देखो मात्र दो स्टूडेंट। चीज कितनी आसान है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत कर। क्लियर भाई? आगे बढ़े। पेपर डिस्कशन लास्ट, अच्छा 1 आवर हो ही गया है। चलो पेपर फिर डिस्कस एक और कर लेते हैं, क्योंकि दो में कुछ मजा नहीं आ रहा, दो ही स्टूडेंट्स ने सॉल्व करा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और। यहां पर एक पार्टिकल है, इस पर राइट साइड फोर्स लग रही है F1, ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ mg, लेफ्ट साइड लग रही है F2। ठीक है, ऐसे। और हम इसको घुमा के यहां पर लेके जा रहे हैं B पर। ठीक है, ये डिस्टेंस R दिया हुआ है और ये डिस्टेंस भी R दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम A to B वाया सर्कुलर पाथ। ए जो है यहां पर है। फाइंड वर्क डन बाय, यहां पर टारगेट होना चाहिए कि सभी जो है स्टूडेंट्स चारों के चारों सही करें। ठीक है, ये टारगेट होगा।
तो वर्क डन बाई टी, F1, F2 और mg। ठीक है, सभी सही करने हैं। टाइम जो है 1 मिनट का रख रहे हैं। सही, वही रेड पेन। अनिकेत, हाँ हो गया, टाइम हो गया। हाँ, नहीं हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। नहीं, इधर जाए, पेरेंट्स आने थे ना आज, तो फिर चलो, वही 1 बजे के करीब, एक मतलब बजे फ्री होऊंगा, 1:30 बजे ठीक है, 1:15 और 1:30 बजे। चलिए भाई डिस्कस करें। चलिए टाइम ओवर है। टारगेट यहाँ पर क्या है, सारे के सारे जो है ऑप्शन सही होने चाहिए। तो पहला देखिए, जो है यहाँ पर हमारे पास क्या था, टेंशन ना, तो ये तो ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन हमेशा ऊपर की तरफ नहीं लगेगा, ये क्लियर होना चाहिए। तो इसकी वजह से तो आने वाला है 0। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा ये साइड में कहीं पर जाता है, तो F1 जो है वो राइट साइड ही रहेगा। टेंशन जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। F2 एक कांस्टेंट फोर्स है, और एक mg एक कांस्टेंट फोर्स है। तो F1 का वर्क डन क्या आएगा, F1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ F1, F1 मल्टीप्लाइड बाय r, एज सिंपल एज दैट। अब अगर हम F2 की बात करें, तो F2 किस तरफ है, F2 की तरफ, F2, F2 इधर है सर। तो इधर बता दो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, -r। तो -F2r, mg किधर, नीचे सर, m तो नीचे डिस्प्लेसमेंट कितनी, -r। तो आपको यहां पर -mgr करना। तो चारों के चारों कितने स्टूडेंट्स के सही हुए। होमवर्क स्पेशलिस्ट टारगेट देखिए पूरा है आपका नहीं हुआ लेकिन, ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए, चेक कराएं जरा सही बोल रहे हैं कि नहीं। P का 0 लिखा है, F1 का F1R लिखा है, F2 का -F2R लिखा है। अच्छा, ये तो कॉपी करा है आपने कहा, अच्छा ये अलग अलग करा था। तो F1 का लिखा था F1 इंटू 2R, 2R तो नहीं है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखनी है, तो वो है R। ठीक है भाई, तो अब आपको कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन आ गया। जबरदस्ती है, यहां पर एक हेडिंग रख लो, बस हेडिंग है, कोई इस पर सैंपल क्वेश्चन नहीं। वर्क डन व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, बस इसकी थ्योरी कर रहे हैं डिस्कस, क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर हम पेपर डिस्कस कर लेंगे। हाँ भाई हर्षित कुछ कह रहे, हाँ डिस्कशन का ही कह रहे थे ना। हाँ, हाँ, क्या डाउट था, नहीं नहीं जबरदस्त गाली चढ़ा दी। सवाल पूछा जा रहा है कि सर जहां पर mg है वहां पर कोई और फोर्स लग जाती तो क्या हो जाता, तो वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय r कर देते, -r, कांस्टेंट फोर्स। हाँ मतलब आप mg प्लस समथिंग करते तो मैं उसको समझता कि एक नई फोर्स है जो कि mg प्लस समथिंग, तो टोटल वर्क उसका आ जाएगा mg प्लस समथिंग इंटू -r। चलिए वर्क डन व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, ये कैसे करेंगे, देखते हैं क्या नई थ्योरी आ रही है। अगर वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dw करें, ठीक है। अभी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स,
कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, वहां पर भी वर्क डन आएगा, तो जब हो जाएगा तब एक सवाल पूछूंगा। तो यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये एफ डॉट डी एस हम कर देंगे। तो यहां पर जो फोर्स है वो वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर नहीं लेके जा सकते। कि लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। तो ये स्टेप अलाउड नहीं है। तो अगर ये स्टेप अलाउड नहीं है तो इसका मतलब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो यही वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। सर कोई नई चीज बताओ, ये तो हमें पता था, यही है भाई। इसका मतलब आप अगर फोर्थ वेरिएबल है तो आपके पास और कोई चारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करनी पड़ जाए। फ्रेंड्स माइंड, हाँ सही है, सही बोले पूरा, कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेशन के साइन से उसे बाहर नहीं लेके जा सकते, तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो जब फोर्स वेरिएबल आ गई, फोर्स को बोल दिया के एक्स, कुछ डिस्प्लेसमेंट दे दी कि वर्क डन निकालो, तो क्या करना पड़ जाएगा? इंटीग्रेशन। पेंसोमाइंड, इंटीग्रेशन। सही बता दिया, तुक्का लगाया लगता है। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। सही बोला। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर फोर्स दे दी के एक्स, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ले ली हमने डी एक्स, तो के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन विल गिव यू टोटल वर्क। एज सिंपल एज दैट। तो इस पर हम क्वेश्चंस वगैरह बाद में करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड था कि मैं क्विज डिस्कस करता, लेकिन क्विज सबने दिया नहीं है, तो क्विज एक बार आप दे लीजिएगा आज रात को अपने टाइम के हिसाब से। टाइम स्टैम्प उसमें आएगी। क्यों? चेंज कर दिया वैसे मैंने, मल्टीपल साइन इन अलाउड करे हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, चेक कर लेंगे वो, ठीक है ना। चलो, अब हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, पेपर वन, जो इस संडे को टेस्ट हुआ था, उसका पेपर वन। ठीक है, पूछे डाउट। बोनी पेपर है आपके पास? ठीक है, पहला क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट्स का डाउट? पहला, कितने स्टूडेंट ने कर लिया? देखो आपने करा, इन्होंने करा। सिर्फ आप ही का हुआ है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। सही, आइए जरा, क्वेश्चन नंबर वन हमें बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। क्यों सर? हमसे तो हुआ नहीं। अरे भाई, अगर हो जाता तो ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी, कि नहीं हुआ तो ज्यादा खुशी होनी चाहिए? है, नहीं हुआ तो ज्यादा खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हमारा लेवल बढ़ेगा, हमें कोई नई चीज पता चल रही है, और वो भी पेपर से पहले। अभी असली पेपर तो हुआ नहीं आईआईटी का, तो आपको क्वेश्चंस मिल गए ऐसे जो आपसे नहीं हो रहे, क्योंकि ऐसे इसी टॉपिक में इजी इजी क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आइए देखें जरा कैसे करना था। velocity displacement graph describing the motion of a motorcycle is shown in the figure. Determine the time in second needed for motorcycle to reach the position x is equal to 120 मीटर। क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। कह रहा है कि देखिए ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है बनाया जा रहा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। बात है नहीं भाई? तो ऐसे ग्राफ बना दिया गया है, ये 60 दिया है, ये 120 दिया है, क्या है? ये मीटर है, यानी कि एक्स डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर ये देखिए 3 दिया गया है, और ये बताइए कितना है? 15। अच्छा, वाई एक्सिस पर क्या है? वेलोसिटी। पूछ के रहा है कि 120 मीटर
पहुंचने पर टाइम बता दो कितना लगेगा, ये सवाल। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो इसका एरिया देखते हैं, क्योंकि एरिया हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि एरिया से फायदा होगा कि नहीं होगा, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड एरिया। तो एरिया क्या होगा, v dx की इंटीग्रेशन, है ना। तो v dx की इंटीग्रेशन आ जाएगा एरिया। अब क्या करें, कोई फायदा, वेलोसिटी क्या है, dx बाई dt, है ना। वेलोसिटी को क्या लिख दोगे आप, dx बाई dt, और कोई फायदा नहीं हो रहा उससे, तो हमें यहां पर दिख रहा है कि एरिया निकाल के कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमें सपना थोड़ा नहीं आएगा कि एरिया लगा के कोई फायदा नहीं है, तो हमने एरिया लगाने की कोशिश करी, हमें कोई फायदा यहाँ पर नहीं हो रहा, क्योंकि वेलोसिटी को dx बाई dt रखोगे तो dx बाई dt वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी dx ही बन जाएगा, यानी कि कोई एज सच फायदा नहीं है। अच्छा, कुछ और अगर सोचने की कोशिश करें, dx बाई dt वेलोसिटी थी इंटू dx, और इसको इंटीग्रेशन, और क्या सोच सकते हैं कि dt से डिवाइड कर दिया और dt से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डी टी, लेकिन वी क्या है, वेरिएबल, तो अगेन यहां पर कुछ ऐसा सच फायदा नहीं हो रहा। स्लोप देख लेते हैं, dv बाई dx, ये है स्लोप, अगर ये आपको पता है तो आप यहां पर टाइम वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें यहां पर ये चीज दिख रही है, तो कैसे करें, तो यहां पर dv बाई dx होता है कुछ कांस्टेंट जो कि स्लोप होगा, अगर ये वैल्यू मान लो आपको पता चल गई, तो ये dx इधर आ जाएगा, तो dv को लिख दोगे आप dx बाई dt, dx dx कट जाएगा तो टाइम आ जाएगा, यानी कि आप यहां पर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा इस तरह से प्रोसीड करते हैं। ये रीजन जो है, इस रीजन को देखते हैं, ये थीटा, तो यहां पर स्लोप कितना है, tan थीटा dv बाई dx होता है, तो tan थीटा कितना आएगा, नहीं नहीं 15, ये 12 है और ये है 60, तो ये आप कहोगे ऐसा यूनिट में ये सब कुछ मीटर पर सेकंड, हाँ एक्स, तो 12 डिवाइड बाई 60, ठीक है, 1/5, यहां तक क्लियर है भाई सबको। तो अब बताओ dv किसके बराबर आ गया, 1/5 dx, या तो कोई डाउट, हाँ अब इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगी, dt से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी, यहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें तो टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए आपको अल्टीमेटली वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रखना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा, और वो हम निकाल सकते हैं, कोई ग्राफ इक्वेशन, इक्वेशन ही ग्राफ है, ट्रांसफॉर्माइंड। बैठ जी, तो वार्निंग मिल गई। ग्राफ ही इक्वेशन है, इक्वेशन ही ग्राफ, तो हम इस ग्राफ से क्या करेंगे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पहले निकालेंगे, और फिर वेलोसिटी को dx बाई dt रखेंगे, और फिर हमें टाइम मिल जाएगा। तो ये एक मेरे को चीज पता चल गई, तो चलो यहीं से प्रोसीड करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, तो इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट है यहां तक की, ये हुई है क्या, x, तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, मान लीजिए वो v है, ठीक है। तो आइए बताइए, जब x की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी क्या थी, जब x की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी क्या थी, 3, जब x की वैल्यू x हो गई है तो वेलोसिटी क्या हो गई है, v नहीं, x की वैल्यू जब 60 हो गई है तो v हुआ है 15, लेकिन अगर x की वैल्यू x है तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v, ठीक है, वो अननोन है। तो यहां पर इंडिकेट करते हैं v माइनस 3 इज इक्वल टू 1/5x या x बाई 5, बोलो यहां पर कोई डाउट, तो यहां पर झंडा गाड़ा जा रहा है, तो एक बार फिर से पूछ रहा हूं, विद्या माता की तरफ देखिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, हाँ फिर से, ये वाली इक्वेशन कैसे बनी, ये वाले,
इंटीग्रेट कर दिया। डीवी की इंटीग्रेशन क्या होती है? वी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डीएक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट आप हैं? सही बोल रहा था मैं? उन्होंने देखो बता दिया, सही है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां से x या फिर कहिए कि टाइम निकालना है ना, तो टाइम निकालते हैं कैसे? देखो v को रखो यहां पर, v की वैल्यू x/5 + 3 आ गई, यानी कि x + 5 3 जा 5 3 जा 5 3 जा, हाँ, बोलना है, ठीक है ना? तो ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू। v क्या है? dx/dt। तो dx/dt क्या आ गया? x + 15/5। यहां तक कोई डाउट? तो कोई अभी तक नया स्टेप तो आया नहीं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, dx/x + 15 = dt/5। ऐसे कर सकता हूं। वेरिएबल सेपरेबल, मतलब ये dx है, वहां पर x है, तो dx के साथ x आ गया, dt के साथ टाइम वाला, लेकिन टाइम का कुछ है ही नहीं। इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, dx/x + 15 की इंटीग्रेशन, dx/x की पता, तो चलो x/x तो 1 होता है। dx/x की इंटीग्रेशन, x/x क्या होता है? 1। बोले x/x की इंटीग्रेशन 1 होता है, x/x। तो dx/x की इंटीग्रेशन, कितने स्टूडेंट्स को आती है? जरा हैंड रेज करो भाई, भूल गए फॉर्मूले? अच्छा, ठीक, बताओ भाई स्पेशलिस्ट। सब्स्टिट्यूट स्पेशलिस्ट, तो आप कौन से राज्य से हैं? स्टेट? तो एमपी से, और कोई बताओ। एल एन एक्स, ठीक है ना? तो एल एन एक्स, तो याद है, एल एन एक्स + 15 = dt की इंटीग्रेशन t/5, ठीक है? और या पहले ऐसा करते हैं, लिमिट डालते हैं, इंटीग्रेट करना लिमिट। जब टाइम की वैल्यू 0 थी, तो एक्स की वैल्यू क्या है? मतलब टाइम बिल्कुल स्टार्टिंग में, यहां पर घड़ी ऑन करी हमने, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 0। जब टाइम की वैल्यू t हो गई है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? x। तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, ठीक है? होमवर्क स्पेशलिस्ट, आप बताइए इसकी इंटीग्रेशन dx/x + 10, dx/x + 10 की इंटीग्रेशन। हाँ, सही। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भूल से गए लगता है, ठीक है? तो हम जो है आने वाले जो क्विज़ेस होंगे, उसमें लॉज ऑफ मोशन एक बार तो हो गया, दोबारा भी लॉज ऑफ मोशन है, तो एक बारी हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले यूनिट डायमेंशन को छोड़ के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से करते हैं। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक पेंडिंग, मतलब कहिए कि क्विज होगा। सीटी टेस्ट है, सीटी टेस्ट में तो फिर केमिस्ट्री और मैथ्स का भी रखना पड़ेगा। तो कब है नेक्स्ट माइलस्टोन? 15, वो कह रहे हैं 6 अक्टूबर माइलस्टोन है। एआईटीएस, लेकिन वो कहीं ऐसा तो नहीं ऐप में आ रहा हो, ऑफलाइन है? ठीक, ठीक है, ठीक। चलो डिस्कस करते हैं एक बार, मैं आपको कंफर्म करता हूं। पहले इधर देखो, यहां पर ln x + 15, 0 से x, यहां पर क्या आ गया? t/5, 0 से t। अच्छा, ln a - ln b तो पता होना चाहिए ना? आप बताना रहा ln a - ln b, बोला नहीं? ln a - ln b, तो बेसिक मैथ्स भी डालें फिर। भैया ऐसा क्यों होता है? ln a - ln b भूल गए, डांस करा था ना खूब।
तो डांस करते करते ऐसे स्टार्स की तरफ देखते देखते फॉर्मूले भी रिवाइज करा करो ना। ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a बाय b। तो ये आ जाएगा ln x प्लस 15 अपॉन 15 इज इक्वल टू t बाय 5। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए तो इसलिए अपॉन में आ गया। बोलो, यहां तक क्लियर है? चलिए, डिस्टर्बेंस नहीं भाई। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए? टाइम। कौन सा टाइम? जब पार्टिकल जो है पहुंच गया है कहां पर? 60 पे नहीं, 120 पे तो जो है ग्राफ चेंज हो रहा है ना, 60 तक तो यही ग्राफ है। तो मैं क्या करता हूं, एक्स की वैल्यू डाल देता हूं 60। तो आइए, पुट एक्स की वैल्यू कितनी? 60। तो ये आ जाएगा ln 75 अपॉन 15, ln 5 आ गया है। तो इज इक्वल टू टी अपॉन 5। तो टी की वैल्यू क्या आ रही है? 5 ln 5। ln 5 की वैल्यू 1.6 दे रखी है, वैल्यू हम डाल लें। 8 सेकंड आ रहा, क्या आंसर वो है? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कहां तक निकाला है? 60 तक। अब उसके बाद देखिए वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी है कांस्टेंट तो स्पीड को डिस्टेंस में टाइम लग सकता है? लग सकता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, ये तो वो टाइम आया है, कौन सा टाइम आया है? 60 तक। अब यहां से लेकिन यहां तक का टाइम जो है वो निकालना है। इसमें टाइम कितना लगेगा तो बताना जरा, बात है नहीं भाई। डिस्टेंस अपॉन क्या करेंगे? स्पीड। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 60, और कितनी स्पीड से? 15 से। कितना आ गया? 4 आएगा, हाँ 4, 4। तो इसमें आप 4 ऐड कर दें तो फाइनल आंसर क्या होगा? 5 ln 5 1.8 होता है, 18/10 1.8, और प्लस 4 1.6, तो 16/10, 8 और 4 12। बताइए, आ गया आंसर? तो चलिए एक बार एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, और कितनी देर तक देखते हैं? 30 सेकेंड्स तक हम इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं, ठीक है? तो आइए, कुछ नहीं बोलेंगे, और जो बोलते हुए देखा गया वो कल्प्रिट है। 30 सेकेंड्स तक देखिए। यहां से देखना है, यहां से बोल दिया, फिर से रिसेट। ठीक। तो कोई डाउट इसके अंदर? आपने अभी देखा हो, कोई डाउट दिख रहा हो? स्टार्ट करने में डाउट था क्योंकि यहां पर पहले हमने एरिया देखा, एरिया से कुछ मिला नहीं, तो दूसरी क्या चीज बचती है? स्लोप। दो ही चीजें बता रखी हैं, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, एरिया होता है y dx की इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स माइंड, पूरा बिल्कुल करेक्ट बताया, वेरी गुड। ठीक है, तो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, और एरिया होता है y dx की इंटीग्रेशन। y और x में अगर ग्राफ है तो, अगर वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ हो जाए तो फिर स्लोप हो जाएगा dv बाई dt, एरिया हो जाएगा v dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। आगे सेकंड नहीं पूछ रहा कोई? हो गया।
थर्ड कितने स्टूडेंट्स का डाउट? थर्ड कितने स्टूडेंट कर डाला? थर्ड फिर से हैंड रेज करना है। ठीक ठीक। मेरे को लगा कि गर्ल्स जो हैं वो उन्होंने ही करा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कंपटीशन बराबर 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 तो नहीं कहना चाहिए, गर्ल्स की संख्या कम है। ठीक है, तो लगभग 3 गर्ल्स हैं और 3 के करीब बॉयज। तो देखते हैं रहा कैसे ये करना था। क्वेश्चन नंबर 3, हेलीकॉप्टर टेक्स ऑफ अलोंग अ वर्टिकल with an acceleration 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर with zero initial velocity। मतलब क्या है कि हेलीकॉप्टर है एक जो कि ऊपर की तरफ जाता है और एक्सेलरेशन कितनी है वो भी आपको दे रखी है। तो एटलीस्ट क्वेश्चन कैसे करना है ये हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो हेलीकॉप्टर है हमारे पास। तो अब ये हेलीकॉप्टर जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तो हेलीकॉप्टर टेक्स ऑफ अलोंग द वर्टिकल विद एन एक्सेलरेशन। यहां पर चिंटू इसे चला रहा है। बताइए, बात है नहीं भाई, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितनी है? 3 है। तो देखो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे वो दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हेलीकॉप्टर बनाना है आपको, आप ऐसे ही बना सकते हो कोई बिंदु से। एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी इन अ सर्टेन टाइम t1 द पायलट स्विच ऑफ द इंजन। तो मतलब यहां कहीं पर जाके इंजन को ऑफ कर दिया गया है। कब? ये था t इज इक्वल टू t1 पर क्या हुआ है? इंजन को ऑफ कर दिया। अगर इंजन को ऑफ कर दिया तो एक्सेलरेशन इसके बाद जो हो जाएगी नीचे की तरफ g, और g की वैल्यू कुछ दे नहीं रखा तो 10 मान लेते। एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ द साउंड डाइज अवे इन 30 सेकेंड। साउंड डाइज अवे इन 30 सेकेंड। अच्छा, मतलब कह रहा है कि साउंड मर गया। नहीं, डाइज अवे क्या है? यही है। हाँ, मतलब साउंड मर गया, साउंड अब नहीं आ रहा। यही तो है। 30 सेकेंड्स के अंदर डिटरमाइन द वेलोसिटी v इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द हेलीकॉप्टर एट द मोमेंट व्हेन द इंजन इज स्विच्ड ऑफ। कह रहा कि यहां पर आप ना इसकी वेलोसिटी बता दो। तो मैंने कहा कि यहां पर जो इंजन था इसकी जो है वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है, तो ये बता दो। ठीक है, करें क्वेश्चन को। तो देखिए स्टार्ट करता है तो कितनी वेलोसिटी भाई? 0। और कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है? 3 से। तो कितना ऊपर चला जाएगा? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? हाफ ए t1 का स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, इतना डिस्टेंस ऊपर वो चला गया। अब इंजन जब बंद करेंगे तो इंजन की आवाज आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इधर देखो जरा, समझना मेन चीज यहां पर। इधर बात नहीं भाई, अक्षत। देखिए भाई, साउंड जो है वो कितनी देर के बाद आना बंद हो जाता है? 30। हाँ 30। तो जाते समय कितना टाइम बीत चुका है? t1। अब यहां पर साउंड हो गया बंद, लेकिन जो साउंड अभी थोड़ी देर पहले निकला था वो तो पहुंचेगा। उसको पहुंचने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? हाफ 3 × t1 का स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड 320। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 30। सर ये करा क्या है? देखिए साउंड की स्पीड कितनी है? 320 मीटर पर सेकेंड। छोटे बच्चे जो हैं स्कूल में कभी मिले हो उनको, आपको थोड़ा सा इंप्रेस करना है तो इस तरीके से इंप्रेस कर सकते हो कि बादलों में जब बिजली चमकती है तो बिजली जो है आपको पहले से दिख गई, चमक गई। तो साउंड क्या होता है? बाद में आता है। तो उस बच्चे को कह सकते हैं देख, अभी देखना आवाज आएगी।
और फिर आवाज आ जाती है हाँ, तो उसको लगता है कि अरे भैया यार इनको तो क्या पता। लेकिन आपको पता है कि करा क्या आपने, कुछ भी नहीं। आपको पता है कि लाइट की स्पीड क्या है, ज्यादा, साउंड की स्पीड क्या है, कम। तो अब जब साउंड यहां से आना बंद हुआ, तो ऑब्जर्वर तो यहाँ पे बैठा है, तो कितनी देर में ये चीज इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि साउंड बंद हो गया। इतना टाइम लगेगा साउंड को, मतलब जो बंद हुआ है साउंड, हमारे कानों में साउंड आना बंद हुआ है, उसके लिए इतना टाइम तो लगेगा। और ये T1 टाइम ऑलरेडी जा चुका है। तो अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे और T1 आ जाएगा, और फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3T1। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। अब आपकी बारी, डाउट पूछ। पहले इनकी आवाज मेरे पास आ गई, इन्होंने बोला 30 से 320 से डिवाइड क्यों किया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि साउंड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते। आपकी बारी, आप कुछ कह रहे थे। इंटीग्रेशन में दिक्कत है, हाँ। यहां पर डिवाइड बाय क्या होगा, 1 होना चाहिए। अरे नहीं भाई, क्या डब्बे में एक्स है, नहीं। तो इसकी डिफरेंशिएशन से करना पड़ता है डिवाइड। डिफरेंशिएशन स्पेशलिस्ट बताएंगे। क्या x प्लस 15 की डिफरेंशिएशन x बाई 15 होती है क्या। x प्लस 15 की डिफरेंशिएशन होती है एक, सबका मालिक एक। x प्लस 15 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक। सर ये 15 कहां से आ गया, वो प्रॉपर्टी से आ गया। लो भाई, खुश हो जाओ। इसको नीचे लेके जाते हैं, यहां पर लिखते हैं ln x प्लस 15 माइनस ln x की जगह जीरो लिखना छोड़ दूं मैं, थोड़ा तो अलाउ कर दो कि चल ठीक है मत लिखो जीरो। और राइट साइड में क्या आ जाएगा, t अपॉन 5। बोलो अब खुश, ठीक है। तो ln a माइनस ln b। और आप वीडियो चेक करना, मैंने यहीं पर आके वो प्रॉपर्टी पूछी थी, आपसे पूछी थी ना, इसी स्टेप पर पूछी थी। तो मुझे पता है कि ये वाला स्टेप स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, तो इसलिए पहले समझाने के लिए मैंने वो प्रॉपर्टी याद दिलवाई थी, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, स्टेप खाने वैसे थोड़े से जरूरी होते हैं, तभी स्टूडेंट्स का दिमाग चलता है। जैसे आपका दिमाग चला तो आपने पूछा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो गया, ठीक है। तो डोंट वरी, क्वेश्चन की एनालिसिस करनी जरूरी है। क्या लेवल टेस्ट देने से बढ़ता है, नहीं। टेस्ट की एनालिसिस प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करें, तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट पेपर 1 हो जाए। इस वाले की बात कर रहे हो, ठीक है। सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा, मैच करना चाहिए। होमवर्क स्पेशलिस्ट, वर्क पावर एनर्जी, ये तो पुराना होमवर्क है ना। वर्क पावर एनर्जी की डीपीपी, रोज का काम रोज। वेक्टर्स की, ठीक है। ऐसा करते हैं, अभी एक बारी मैं एक लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। डीपीपी हुई कि नहीं हुई, वेक्टर वाली डीपीपी रहती है ना, तो वो कर लेते हैं। डीपीपी नंबर क्या है, वेक्टर डीपीपी लिख देता हूं, वेक्टर 1 to 4 डीपीपी। इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, बाय। बोलो।
हम्म। हाँ, अभिनंदन।